नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत की शिक्षा प्रणाली, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक है, आज जिस मुकाम पर है, वहां तक पहुंची कैसे? चलिए, आज एक सफर पर चलते हैं, प्राचीन गुरुकुलों से लेकर भविष्य की योजनाओं तक। देखते हैं कि ये पूरी व्यवस्था कैसे बदली और आज कहां खड़ी है। शुरुआत एक बहुत ही गहरे विचार से करते हैं कि समाज और शिक्षा एक दूसरे को बनाते और बिगाड़ते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये हमारी पूरी बातचीत की नींव है। ये हमें बताता है कि शिक्षा सिर्फ समाज का आईना नहीं होती, बल्कि वो एक औजार है जिससे समाज को गढ़ा जाता है। तो अगर शिक्षा समाज को आकार देती है, तो सबसे बुनियादी सवाल ये उठता है, जिसने सदियों से भारतीय विचारकों को सोचने पर मजबूर किया है, आखिर शिक्षा का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ जानकारी देना है या इससे कहीं ज्यादा कुछ और है? दिलचस्प बात यह है कि भारत के प्राचीन दर्शन में इस सवाल का जवाब एक दोहरे उद्देश्य में छिपा है। मतलब, एजुकेशन को हमेशा से दो बड़े लक्ष्यों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करनी पड़ी है। तो ये हैं वो दो मुख्य लक्ष्य। एक तरफ शिक्षा का काम है एक व्यक्ति को समाज का हिस्सा बनाना, उसे सामाजिक और नैतिक मूल्य सिखाना, और दूसरी तरफ उसी व्यक्ति की अपनी अलग पहचान, उसकी सोच और प्रतिभा को निखारना, ताकि वो नए विचारों से समाज को और आगे ले जा सके। मतलब एक तरह का बैलेंस, परंपरा को सहेजना और साथ ही तरक्की का रास्ता भी खोलना। और ये बात इस कोट में कितनी सही कही गई है। एक बेहतरीन शिक्षा प्रणाली वही है जो इन दोनों चीजों में तालमेल बिठा सके, सामाजिक जरूरतें भी पूरी हों और व्यक्ति का विकास भी ना रुके। यही वो आदर्श है जिसे भारत हमेशा से हासिल करना चाहता रहा है। तो चलिए, अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि ये महान आदर्श सदियों के उतार चढ़ाव से कैसे गुजरा। गुरुकुल से लेकर अंग्रेजों के आने तक ये कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है। अगर हम भारतीय शिक्षा के इतिहास को देखें, तो मोटे तौर पर चार बड़े दौर नजर आते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का केंद्र वेद और आध्यात्म थे। फिर बौद्ध काल आया, जिसने नालंदा जैसी जगहों के साथ ज्ञान के दरवाजे बहुत से लोगों के लिए खोल दिए। मध्यकाल में इस्लामी शिक्षा प्रणालियां आईं, और फिर आया औपनिवेशिक काल, एक ऐसा दौर जिसने शिक्षा की पूरी दिशा ही बदल दी। देखिए, औपनिवेशिक काल सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये एक डिसरप्शन था। एक ऐसा जानबूझकर किया गया बदलाव जिसने भारतीय शिक्षा के मूल मकसद पर ही सवालिया निशान लगा दिया, और इसका असर आज भी महसूस होता है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ वैदिक शिक्षा थी, जिसका मकसद आध्यात्मिक विकास और सामाजिक कर्तव्य था, और दूसरी तरफ थी मैकाले की नीति, जिसका एक ही मकसद था, ऐसे भारतीय तैयार करना जो अंग्रेजी बोल सके और औपनिवेशिक सरकार के लिए काम कर सके। ये ज्ञान की खोज से नौकरी की तैयारी तक का एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। अब आज़ादी के बाद भारत के सामने एक बहुत बड़ा काम था, अपनी शिक्षा की पहचान को फिर से हासिल करना। ये उस औपनिवेशिक सोच को हटाकर एक नए, आज़ाद भारत के लिए शिक्षा की नई परिभाषा गढ़ने का एक संकल्प था। और इस मिशन का जो पहला बड़ा कदम था, वो था राधाकृष्ण आयोग। इस आयोग को एक बहुत जरूरी काम सौंपा गया था कि एक स्वतंत्र भारत के लिए यूनिवर्सिटी शिक्षा का नया ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए। इस आयोग ने कुछ ऐसे सुझाव दिए जो आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम की रीढ़ हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी का गठन, ताकि हायर एजुकेशन में क्वालिटी बनी रहे, 3 साल के डिग्री प्रोग्राम को स्टैंडर्ड बनाना और गांव की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलना। ये सब बहुत बड़े कदम थे। इन सुधारों से एक अच्छी नींव तो पड़ी, लेकिन जैसे जैसे देश आगे बढ़ा, परेशानियां भी नई नई शक्ल में सामने आने लगी। तो चलिए, अब आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि हमारी व्यवस्था पर किस तरह के दबाव हैं। और इन चुनौतियों में से एक बहुत बड़ी चुनौती है ब्रेन ड्रेन। सुना तो होगा ही। इसका सीधा सा मतलब है जब देश के सबसे होशियार और काबिल लोग बेहतर मौकों की तलाश में देश छोड़कर बाहर चले जाते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जरा ये आंकड़ा देखिए, नासा के करीब 35% वैज्ञानिक भारतीय मूल के हैं। सोचिए, ये कितना बड़ा नंबर है। ये हमें सीधे सीधे दिखाता है कि देश कितनी बड़ी प्रतिभा खो रहा है। और ब्रेन ड्रेन तो बस एक पहलू है, इसके अलावा भी कई समस्याएं हैं जिनसे हम आज भी जूझ रहे हैं। जैसे कि शिक्षित बेरोजगारी, मतलब डिग्री तो है पर नौकरी नहीं, हायर एजुकेशन में क्वालिटी की कमी, और हमारी पुरानी परीक्षा प्रणाली जो समझने से ज्यादा रटने पर जोर देती है। तो
इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए साल 2020 में एक बड़ा कदम उठाया गया, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये 21वीं सदी की ज़रूरतों के हिसाब से भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा देने की एक बहुत महत्वाकांक्षी कोशिश है। इसका सबसे बड़ा और पहला बदलाव है स्कूल की पूरी बनावट में। जो पुराना 10+2 का सिस्टम था ना, उसे अब 5+3+3+4 के मॉडल से बदल दिया गया है, जो 3 साल की उम्र से ही शुरू हो जाता है। इसका मकसद सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि बच्चों का हर तरह से विकास करना है। सिर्फ स्कूल ही नहीं, हायर एजुकेशन के लिए भी बड़े लक्ष्य रखे गए हैं। देखिए, 2018 में लगभग 26% युवा ही कॉलेज तक पहुंच पाते थे। अब लक्ष्य है कि 2035 तक इस आंकड़े को 50% तक ले जाया जाए, मतलब लगभग 2 गुना। और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा सपना है, वो है भारत को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना। एक ऐसा देश जो सिर्फ अपने लोगों को ही नहीं पढ़ाए, बल्कि दुनिया को ज्ञान और इनोवेशन में रास्ता दिखाए। तो हम आज उसी मोड़ पर खड़े हैं, और सवाल वही है, क्या ये नई नीति, ये नया ब्लूप्रिंट भारत के हजारों साल पुराने आदर्शों को आज की जरूरतों के साथ जोड़ पाएगा? क्या ये हमें सच में एक ज्ञान महाशक्ति बना पाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।